इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है, ये कारीगर वर्ग की समस्याओं को लेकर के है। और कारीगर वर्ग का मतलब ये है कि देश की 40% जो, जिसमें आज की समय में लगभग 18 जातियां शामिल की गई हैं। 18 जातियां आती हैं कारीगर वर्ग में, और जिसे पीएम विश्वकर्मा योजना में आच्छादित किया गया है। ये जो देश की 40% आबादी है, जिसे कारीगर वर्ग कहा जाता है, आज ये घोर उपेक्षा का शिकार हुआ है। कई काफी कुछ पिछले अरसे में पहले पूर्व समय में इस कारीगर वर्ग के आधार पर ही, इस कारीगर वर्ग की कला के आधार पर ही, चाहे वो शिल्प कला हो, हथकरघा उद्योग हो या तकनीकी उद्योग हो, ग्राम में कुटीर उद्योग हो, सब इन कारीगर वर्ग के हाथों में थे। और ये कारीगर वर्ग जो है देश के निर्माण में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसका था। लेकिन आजादी के बाद से इस वर्ग की घोर उपेक्षा होती चली गई, और इसके कारीगरी और इसे टेक्नोलॉजी और इससे हुनर छीन करके जो शहर के जो बिचौलिए लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, जो इस काम को जानते भी नहीं थे, उनको सरकारी पैसा लोन दे करके उनके उद्योग धंधे खुलवाए गए। और उसमें ये जो कारीगर वर्ग लोग हैं, ये जो अपना काम करते थे, उसमें जा करके इन्हें कर्मचारी और मजदूरी का काम करना पड़ा। सर, बात करें यहाँ पर जो भी कारीगर जो वर्ग आ रखे हैं यहाँ पर, वो ओबीसी के ही हैं सारे या फिर एससी वर्ग में भी है? इसमें कारीगर वर्ग में जो कारीगर वर्ग है, इसमें चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, सोनार हो, नाव बनाने वाले हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री उसमें मोची को भी एक कारीगरी माना गया है। मोची को का काम भी कारीगरी का काम ही माना गया है। नाई का काम भी कारीगरी का माना गया है। दर्जी का काम भी कारीगरी का माना गया है। ये जो शिल्पकार लोग थे, शिल्प कारीगर लोग जो थे, ये गांव की पूरी टेक्नोलॉजी इनके हाथों में होती थी। और गांव, आप जानते हैं कि एक पूर्ण स्वराज की इकाई हुआ करते थे, यानी गांव का सारा सामान गांव में बनता था, गांव में खपत होता था, और गांव के लोग पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण एक तरीके से आत्मनिर्भर होते थे। पहले एक गांव से दूसरे गांव में जाने में रास्ते में भी अड़चन आती थी, लेकिन किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता था। सब एक दूसरे को साथ लेकर के, एक दूसरे के सहयोग से अपना काम चलाते थे, और इसी पर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित थी। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण इन लोगों से इनका रोजगार छीन करके, इनकी शिल्पकारी छीन करके, इनकी टेक्नोलॉजी छीन करके, इनका हुनर और कुशलता छीन करके, स्किल्ड इनका छीन करके वो दूसरों को सौंप दिया गया। उन्हें पैसे दे दिए गए, सरकारी सहायता दे करके उनके कारखाने खुलवा दिए गए। तो उस अंधाधुंधलीकरण के कारण और शहरों को बनाने के चक्कर में ये इस वर्ग घोर उपेक्षा का शिकार हुआ, जिससे ये जो इनका शोषण भी होता चला गया। ये अपने गांव से पलायन को मजबूर हुए। जब इनके रोजी रोजगार छिने तो ये शहरों को पलायन करके वहां पर इन्हें स्लम में रहना पड़ा, फुटपाथों पर रहना पड़ा। शहरों पर अनावश्यक दबाव बढ़ता चला गया, और ये वर्ग जो है घर से बेघर होता चला गया। आज के समय में ये जो है धनहीन, साधनहीन वर्ग बन चुका है, और इसे अब आवश्यकता है अपने अधिकारियों की। जो इनके अधिकारों का शोषण किया गया है, वो अधिकार इन्हें यदि मिले, यानी जो चीज इन्हें मिलनी चाहिए थी वो इन्हें ना दे करके दूसरों को दे दी गई। क्या आप लोग प्रतिनिधित्व का भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं? हम जो मांग कर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं कि इन 40 कारीगर जातियों को 40% का हिस्सा दिया जाए, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो संपदा में हो, चाहे वो निकाय चुनाव में हो, लेकर के सरपंच से विधानसभा, लोकसभा तक इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 330 और 331 अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति को 20% का कोटा मिला हुआ है। लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत एक आयोग का गठन कर दिया जाएगा, और उस आयोग के माध्यम से इन जातियों का अध्ययन करके उस पर जो है आगे सरकार के द्वारा कोई कदम उठाए जाएंगे। लेकिन वो जो आयोग का गठन किया गया, वो पिछड़े वर्ग के नाम पर आयोग का गठन किया गया। लेकिन उस पिछड़े वर्ग में भी इस कारीगर वर्ग का, इन कारीगर जातियों का घोर
उपेक्षा का इन्हें शिकार होना पड़ा। इनकी बात ही नहीं सुनी गई, इस कारीगर की वर्ग की बात ही नहीं सुनी गई, बल्कि पिछड़े वर्ग के आयोग पर एक नई राजनीति शुरू कर दी गई। तो हम ये मांग करते हैं कि एक कारीगर वर्ग का कारीगर आयोग का गठन करके सरकार इन वर्गों की, इन जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाए, इनकी कितनी आमदनी है, इनका क्या जनगणना हो, इनकी जनगणना हो, इनका आजीविका का क्या स्रोत है, इनकी आमदनी कितनी है, खर्चे इनके पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनकी शिक्षा का सरकार के द्वारा क्या प्रबंध है, उन सारी बातों को सरकार जो है एक कारीगर आयोग का गठन करके इनका अध्ययन करे और उसके आधार पर उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करके उसे लागू करे, जिसमें 40% का आरक्षण सुनिश्चित हो। ये हमारी मांग है। महिलाओं के लिए अभी आप कुछ मांग कर रही हैं? महिलाओं के लिए मांग ये कि जैसे सरकार ने 30% का 33% का आरक्षण किया है, लेकिन उस आरक्षण के लिए भी सरकार ने अगले 5 सालों का इंतजार करने को कहा है। वो अगले 5 सालों में उसे लागू किया जाएगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि यदि आप उसी तरीके से कारीगर वर्ग के लिए भी कोई ठोस कदम उठाए तो उसमें महिलाएं भी आएंगी, निश्चित रूप से 40% में तो 40% महिलाएं भी आएंगी। तो हमारी मांग जो है, जब आप सबका साथ सबका विकास की बात को लेकर के अपनी बात कहते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सामाजिक न्याय में हम भी आते हैं, सबके साथ सबके विकास की श्रेणी में हम भी आते हैं। तो ये जो कारीगर वर्ग है, इसे भी सबका साथ और सबका विकास के दायरे में ला करके इसकी तरफ को ध्यान दिया जाए। और जब कोई किसी से चीज छीनी जाती है तो निश्चित रूप से उसका कंपनसेशन दिया जाता है। किसान से उसकी जमीन छीनते हैं, अधिग्रहण करते हैं तो उसका कंपनसेशन देते हैं। किसी का मकान तोड़ा जाता है, किसी का घर हटाया जाता है रास्ते में अतिक्रमण से के नाम पर या सरकार का सड़क चौड़ीकरण के नाम पर किसी का घर तोड़ा जाता है तो उसका कंपनसेशन दिया जाता है। क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से संसद सत्र चल रहा है, इसमें आपकी मांग को जो है सुना जाएगा? आपके माध्यम से हम संसद में बैठे हुए अपने प्रतिनिधियों तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो इस कारीगर वर्ग की आवाज को इसे सुने, समझें, इनकी पीड़ा को समझें। इसे वोट बैंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आज की तारीख में। ये इनकी निगाह वोट बैंक पे रहती है। ये आपकी जो न्याय पार्टी है सर, वो दिल्ली में चुनाव लड़ेगी? न्याय पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी और दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। न्याय पार्टी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम देखेंगे कि जो है जो न्याय की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमारा तो नारा ही यही है, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? महिलाओं को 33% कोटे के हिसाब से टिकट दिया जाएगा। हमारी पार्टी उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। बताइए सर। मैं नरदेव दत्त शर्मा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ न्याय पार्टी का। देखिए शॉर्ट में सर बता दीजिए। जी, शॉर्ट में न्याय पार्टी चुनाव लड़ेगी, दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी और 2027 में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारे कारीगर वर्ग ने ये देख लिया है कि जितनी भी पार्टी आई है सबने हमें इस्तेमाल किया है और आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हमने जो है अपनी एक न्याय पार्टी बनाई है और अपना न्याय पाने के लिए हम खुद अपने साथ न्याय करेंगे। ओके सर जी, शॉर्ट में सर, शॉर्ट में थोड़े शब्दों में जी। पूरी बात। देखिए, अब न्याय के लिए जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो अवसरों की समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे से ही मशीन बनवाई और हमारे ही हाथ काट दिए गए और हमें बेरोजगार कर दिया गया, क्योंकि अब हम मशीन बना चुके हैं। तो अब वो मशीन हमने बनाई थी, ये सिस्टम हमने बनाया था। लोकतंत्र है, हमारा तंत्र है। अब इस पे हमारी आबादी, हमारा वोट है तो दूसरा राज नहीं करेगा। अब इनको उतारने का काम हम करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रहे। 70-75 सालों से सिर्फ हमारे वर्ग उपेक्षित है और अब इस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए न्याय पार्टी लड़ रही है तो अवसरों की समानता के लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग अब इस जो आगामी चुनाव है इनमें पूर्ण रूप से सक्रिय होकर हम इनके सामने चुनौती पेश करेंगे और इनको सत्ता की मलाई नहीं खाने देंगे, शोषण नहीं करने देंगे। वोट हमारा, राज इनका नहीं चलेगा। वोट हमारा तो राज भी हमारा होगा। ठीक।